नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं। उनका हर एक कदम उनकी सत्ता को कमजोर कर रहा है। बंगाल से दीदी की विदाई तय मानी जा रही है। दरअसल वक्फ की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा। इस बीच शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ममता के खिलाफ आया है, जिसकी वजह से राज्य के टीचरों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मोर्चा तो मौलानाओं ने भी खोल रखा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। मंच पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ के खिलाफ इस जमात में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और मनोज झा भी शामिल हुए। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में फंसी कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया, जबकि कांग्रेस ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। तो क्या है मोदी विरोधी ब्रिगेड का नया एजेंडा? क्यों कांग्रेस ने मौलानाओं के विरोध से बनाई दूरी? कैसे ममता बनर्जी बनी हिंदू विरोधी नेता? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट दीप परिहार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दिल्ली में डेरा डाला, लेकिन इससे कांग्रेस की दूरी, इसके क्या है मायने? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी कंफ्यूज्ड है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये पिछले 10 दिन से कंफ्यूज्ड है। अलग अलग स्टेट में इसको मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी करनी है और हिंदुओं को अपने साथ भी रखना है। राहुल गांधी के ऊपर टप्पा लग रहा है, भाई ऐसा न करो कि फिर पूरी तरह से इसे मुस्लिम पार्टी बना दो। बिहार में राहुल गांधी गए थे, उलेमाओं से मुलाकात की। दोबारा बिहार में उसी आंदोलन की एक कड़ी में जो श्रृंखला चल रही है संविधान बचाने की, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे गए वहां पर और वहां पर बक्सर में रैली की, लेकिन भीड़ जुटी नहीं। आखिरकार बेइज्जती हुआ और मनोज पांडे को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन उनको उस दिन एक और मीटिंग करनी थी और वो मीटिंग थी पासमानदा मुस्लिम संगठन की, जिसके नेता हैं अली अनवर, जो पहले जनता दल यूनाइटेड के सांसद हुआ करते थे। राज्यसभा सांसद बनाया था नीतीश कुमार ने कि पासमानदा मुसलमानों का वोट लेकर आएंगे जदयू में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, अली अनवर बाहर चले गए। उसके बाद से वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ये इस बीच उनको लगा राहुल गांधी का पैर पकड़ के फिर से राज्यसभा जा सकते हैं। उन्होंने ही आयोजन किया था। खड़गे ने बोला नहीं नहीं, अभी नहीं, अब हम इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि पिछली बार उलेमाओं के साथ बैठक में राहुल गांधी जो बातचीत किए, उससे बिहार की राजनीति में एक नया शगुफा चल गया है कि क्या केवल मुस्लिम लीडरों से ही बात करेंगे राहुल गांधी? बिहार में क्या मुस्लिम परस्त राजनीति ही करते रहेंगे? ये केरल में भी चल रहा है। केरल में कांग्रेस भी दूरी बनाए हुए है, विजयन भी दूरी बनाए हुए है। कांग्रेस से बार बार पूछा गया, भाई मुस्लिम जो एक संगठन हंगामा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ, आप केरल के अंदर कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर रहे? तो सीधे कहा नहीं, ये लीगल मामला है। अभी इस पर कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर, क्योंकि वहां पिनरई विजयन, वामपंथी पार्टियां, ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा लीगल पेचीदा मामला है। विजयन वही आदमी हैं जिन्होंने CAA पर सीधे कह दिया था हम अपने स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, जैसे ममता बनर्जी बोलती है। तो इन लोगों का कंफ्यूजन इस बात से है कि अगर पॉलिटिकली हम पूरी तरह से सपोर्ट सड़कों पर करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। जैसे केरल की समस्या अलग है, अगले साल चुनाव होना है और वहां पर क्रिश्चियन, जितने कैथोलिक चर्च है उसके ऑर्गेनाइजेशन ने कहा संसद में जितने भी क्रिश्चियन सांसद हैं वो सारे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करें। उस समय वोटिंग होने वाली थी। तो क्रिश्चियन चर्च केरल में समर्थन में है वक्फ बोर्ड के कानून का। हिंदू संगठन एजवा ग्रुप वाला भी समर्थन में है और नायर सर्विस सोसाइटी भी समर्थन में है। तो हिंदू संगठनों ने समर्थन पहले किया है, क्योंकि मुंबई का मामला है, वहां पर 600 से ज्यादा परिवार क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, और उन सबको कह दिया गया कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसे खाली करो। अब उस गांव का मामला पूरे केरल में घूम घूम कर पता चल रहा है कि देखो ये तो किसी के ऊपर जगह पर हाथ रख देगा, उंगली रख देगा और उसके बाद कहेगा ये गांव खाली करो, मछुआरों का गांव खाली करो, उसका गांव खाली करो, 300 साल पुराना, 400 साल पुराना। तो जो स्थिति केरल में चली, जो स्थिति बिहार में अभी पश्चिम बंगाल से गुजरता हुआ दिख रहा है, ये लोग नहीं चाहते कि सीधे मंच पर किसी बड़े नेता को भेजे। हालांकि छोटे मोटे नेता को भेजकर ये इन लोगों से डील बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये 200 के करीब संगठन, 180 संगठनों की बात की जा रही है कि सबने हस्ताक्षर किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन समर्थन सबने किया। तो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह अटैच्ड रहें
और ये दिखाने की कोशिश भी ना करें कि अगर इसमें कोई बड़े बड़े नेताओं को भेज दिए तो फिर देख देख कर पूरे हिंदुस्तान में जब उसके वीडियो चलेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो केवल इन्हीं लोगों के लिए राजनीति कर रहा है। उस ठप्पे से दूर रहना चाहती है कांग्रेस। तो कांग्रेस जो कि जंतर मंतर पे सलमान खुर्शीद गया था, वो इसमें न इमरान प्रतापगढ़ी दिखा, कम से कम वो तो शेरो शायरी करके अपने अंदाज में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता, लेकिन वो भी नहीं दिखा। ये मोहम्मद जावेद, इन लोगों ने वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आंदोलन में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लोग दिखना नहीं चाहता। कांग्रेस के आला कमान ने आदेश दिया होगा। राहुल गांधी पहले ही भाग गए, इनको पहले पता था कि अगर बुलाया जाएगा, प्रियंका वाड्रा को आदेश नहीं है, सोनिया गांधी कहीं जा नहीं सकती, मल्लिकार्जुन खड़गे ही चले जाते, लेकिन वो भी नहीं जा सकते। तो जो कंफ्यूजन पॉलिटिकली इन पार्टियों के अंदर है कि अगर हमने खुलकर समर्थन किया सड़कों पर आंदोलन में, सुप्रीम कोर्ट में अलग बात है, संसद में अलग बात है, लेकिन अगर खुलकर समर्थन किया तो इसका मतलब है कि हमारी पार्टी में विस्फोट होगी। यही तो वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, किसी ने संसद के अंदर इस बिल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, दूरी बना ली कि छोटे मोटे छुटभैया नेताओं को भेज दो, ये लोग कुछ बोलकर संतोष कर लेगा और लगेगा हम समर्थन भी कर रहे हैं, और ये भी लगेगा कि हम पूरी तरह से इसके खिलाफ ऐसी बातें ना बोल दे जैसे ये मनोज झा बोल रहा है कि नहीं भाई पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, जैसे धर्मेंद्र यादव बोल रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बड़े नेता करेंगे तो उसको बैकफायर कर जाएगा। तो यही वजह है कि ये चीख चिल्ला रहे हैं ताल कटोरा स्टेडियम में कि मीडिया कवरेज मिल जाए। अभी तक क्या हुआ था, छिटपुट अलग अलग स्टेट में आंदोलन कर रहा था, 100, 200, 500, 1000 लोग आ रहे थे। मीडिया कवरेज उतनी ही मिलती थी जितनी कि एक छोटी सी खबर किसी जगह से आती है तो उसको दी जा सकती है। कुछ बयान आ गए, एक दो स्टेटमेंट आ गया, चाहे ओवैसी की हो। इन लोगों ने सोचा दिल्ली पर जाओ, जैसे शाहीन बाग में फोकस रहता था, मीडिया का केंद्र में रहता था, ये लोग अभी उसकी शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं, पहले मीडिया को अट्रैक्ट करो, इसकी आवाज सुनवाओ और उसके बाद प्रेशराइज करने की कोशिश करो। प्रेशराइज तो हो नहीं पाएगा, अब तो प्रेशर में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बैठी है, और उसके बाद जो संसद में होना था हो गया। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है भाई हम अपना काम कर रहे हैं, न तो तुम्हारी मस्जिदों पर कब्जा करेंगे, न दरगाहों पर कब्जा करेंगे, जो जमीन रजिस्टर्ड है उस पर कब्जा नहीं करेंगे, जो नाजायज तरीके से जिसने तुम्हारे ही नेताओं ने कब्जा किया उसको कब्जा मुक्त करेंगे। तो सरकार अपना काम कर रही है, ये लोग अपना चीख चिल्ला मचा रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर जो पार्टियां बनी हुई है अभी, ये जो बार बार सेकुलरिज्म के नाम पर ये सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती रही, इन पार्टियों के अंदर अब कंफ्यूजन है इस बात का कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर बड़ा आंदोलन मुस्लिमों का हुआ तो हमारी पार्टियों में विस्फोट होगी, आधार कम हो जाएगा और इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलेगी। इसलिए तो अखिलेश यादव कहता है दंगा करा के फायदा उठाना चाहता है। तो दंगा कराने वाले इन ओवैसी के जैसे लोगों को बोलो, ये रहमानी जैसे लोगों को बोलो, ये समी जैसे लोगों को बोलो कि ये लोग कह रहा है कि हम सर पर कफन बांध के आए हैं, हम गला कटवा लेंगे, हम जान दे देंगे। मतलब ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उन लोगों को रोको, नहीं रोकोगे दंगे होंगे, हंगामा होंगे, फसाद होगा, भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, तुम लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। बिल्कुल, वक्फ कानून पर जिस तरह से कांग्रेस सेफ गेम खेल रही है, ऐसे में ईडी और नेशनल हेराल्ड मामले में भी कांग्रेस फंसी हुई है, उनके खुद बड़े नेता फंसे हुए हैं। तो कांग्रेस की अभी और समस्याएं बढ़ने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले तो ईडी जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है उसी में सबसे ज़्यादा कांग्रेस फंसी हुई है। भाई ये लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर है, 2015 में इनको जमानत दी गई थी, ठीक है। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो इन पर जो आरोप लगाए थे कि भाई एक ये पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, ये किसी को एक व्यावसायिक लोन कैसे दे सकते हैं, वो इनके कांग्रेस का जो संविधान है कांग्रेस के संविधान के ही खिलाफ है। तो इन्होंने जो 90 करोड़ लोन दिया, फिर उसके बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल में एक कंपनी थी डोटेक्स, जो एक शेल कंपनी थी, उससे 1 करोड़ रुपए लोन लिया और 50 लाख रुपए में और इसका एजेएल का पूरा लोन सेटलमेंट कर दिया। और मतलब उसमें करीब 2000 से 5000 करोड़ की संपत्ति जो है वो अपने नाम पे करवा लिया और खड़गे को आगे कर दिया। फिर नया आंदोलन अब वो खड़गे बोलते रहे चाहे जो भी बोलते रहे, लेकिन भाई जो
प्रूफ है इनके पास, ईडी के पास जो चीजें हैं, तो वो तो ये साबित कर रहे हैं ना कि इन्होंने ये चीजें की हैं। जी, तो फंसे हुए तो बुरी तरह से हैं, ये तो नेशनल हेराल्ड में तो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बिल्कुल। नेशनल हेराल्ड में तो कांग्रेस पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन ममता की भी दिक्कतें बंगाल में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल हिंसा का मामला पहुंच चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बंगाल हिंसा का मामला पहुंचा, उसमें जज कंफ्यूज हैं। इस बात के लिए भी कंफ्यूज हैं कि अभी उनके आधार के अनुसार विवाद चल रहे हैं। मतलब इन लोगों के लिए एक रास्ता मिल गया कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। किस बात के लिए? कि आप कार्यपालिका विधायिका में इंटरफेयर कर रहे हो, संसद के कामों में इंटरफेयर कर रहे हो। ऐसे भी इनके ऊपर सवाल नहीं उठते तो भी पश्चिम बंगाल के हिंसा के मामले में, मुर्शिदाबाद हिंसा में, ये कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते थे। इनकी विचारधारा के खिलाफ है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2021 से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं मामले, 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे, ममता बनर्जी की सरकार बनी, इनको जो वोट नहीं दे रहा था उसको मार मार के, उसके घर जला के उसको भगा दिया, और वो अभी भी इधर उधर भागे हुए हैं। कुछ झारखंड में रह रहा है, कुछ उड़ीसा में रह रहा है, उनके कैंप लगे हुए हैं, वापसी करने के लिए तैयार नहीं है, डरा हुआ है। उस मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2021 से 2025 हो गया, आपने एक कमेटी भी नहीं बनाई। लेकिन फिर भी इस बीच जस्टिस BR गवई, जो कि अगले CJI बनने वाले हैं, अब उनको लगा कि अभी इसका एक बड़ा आधार है कि हम पर आरोप लग रहा है, हम डायरेक्टिव्स क्यों जारी करें, हम निर्देश क्यों दें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो ये लीपापोती की बात है। लेकिन ममता बनर्जी की परेशानी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से निपट लेगी, हाई कोर्ट से निपट लेगी, क्योंकि उससे उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं हो सकता। वो जानती है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आदेश दे सकते हैं जिसमें छोटी मोटी मुश्किलें पैदा हो जाए। टीचर्स भर्ती घोटाले में ये 25,000 टीचर्स का जो कैंसिल किया, रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक एकेडमिक ईयर देते हैं, आप नियुक्ति कर लो, और उस बीच जितने लीगल तरीके से भर्ती किए गए वो पढ़ाते रहेंगे। अब ये तो राहत भी मिल गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो चैलेंज किया था, हम इसे लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी की सरकार है, अगर आप उसका कैंसिल भी कर दोगे, उन 25,000 टीचर को वो एडहॉक पे रख लेगी, अस्थायी तौर पर। क्या कर लोगे? प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट सीधा संघर्ष नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की समस्या पश्चिम बंगाल में चल रहे परेशानियां हैं। जिस तरीके से वो आज बोली कि नहीं हम जाएंगे, मुर्शिदाबाद फिर से जाने की बात कही, ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको जाना चाहिए। भाई जाना चाहिए था तो कैंप लगा के बैठ जाना चाहिए था, 4-5 दिन वहीं रहती मुख्यमंत्री, तब तो दिखाई पड़ता कि हाँ, आप जो कहती थी कि बड़ा सिंपल महिला है, आप जिसके आधार पर नंदीग्राम में आंदोलन की, हंगामा की, जिसने सरकार आई आपकी, तो वो अब क्यों नहीं कर रही हो? इतना हंगामा आपके सरकार में हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, हुड़दंग मचा हुआ है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही हो जिससे कि आपके लोगों का भरोसा आपके ऊपर हो। आपके लोगों का भरोसा होना चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, और उसका रिक्वायरमेंट भी यही है कि लोकतंत्र में शासन पर भरोसा हो। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जनता को लगे ही नहीं कि हमसे इंसाफ हो पाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। सारे कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया, वहां की सरकार उनके पक्ष में थी नहीं, तो वो फिर भाग गए। जब वहां पर उन लोगों ने घाटी के क्षेत्रों में कब्जा कर लिया, तो अब सरकार कितना भी कोशिश करे, उसके गांव में 3 हिंदू परिवार जाकर कैसे रहेंगे? तो ये समस्याएं चल रही है। और इसी से जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, चुनावी साल है, चुनाव होने वाला है अगले साल। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी की मुश्किल ये है कि आगे क्या हमारी कुर्सी बच पाएगी, क्या हम फिर से जीत पाएंगे? एंटी इनकम्बेंसी पहले से ही है। कांग्रेस या फिर वामपंथी पार्टियां अपने मूड में है, वामपंथी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल रखा है, सीटू का आंदोलन हुआ, वर्कर्स यूनियन, ट्रेड यूनियन सब लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो इस स्थिति में ममता बनर्जी के लिए अपनी कुर्सी बचा पाना बड़ा मुश्किल है। और सत्ता से गए तो फिर ममता बनर्जी भी केजरीवाल बन गए,
क्योंकि उसके बाद तो इन रीजनल पार्टियों की कोई औकात नहीं है। और उनके पार्टी के साथ समस्या तो ये है कि वो सरकार में है तो उनके नेता उनके साथ हैं। जैसे चुनाव से पहले ही जब संभावना कमजोर हो गई थी, मुकुल राय जैसा लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गया, फिर सरकार ममता बनर्जी की बन गई, फिर पलट के चला गया वहां, अर्जुन सिंह भी 2 बार पलटा। तो ऐसे कई नेता हैं। जैसे ही ममता की सरकार गई, इनके जो 29 सांसद हैं ना, ये 29 में से 9 भी बच पाए, बड़ा मुश्किल है, सब इधर चला आएगा। बंगाल में ये टीएमसी का यही कल्चर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियों में भी ये हुआ है। तो इसलिए ममता बनर्जी अभी परेशान अपनी कुर्सी को लेकर है, और इस कारण से वो जितना छटपटा सकती है छटपटा रही है, कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर ये आरोप न लगे कि इस दंगे में टीएमसी के लोगों की भूमिका थी, इसमें टीएमसी के लोग घुस गए थे और सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, ताकि दूसरे क्षेत्रों में हिंदू हमारे खिलाफ न चल जाए। ये पूरी समस्या ममता बनर्जी की अभी ऐसी हो गई है कि रात में सोना मुश्किल हो गया है। इसलिए सुबह उठ के अनाउंसमेंट करना शुरू करती है, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वो काम करेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कभी सरकार के खिलाफ, कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उनके दिमागी संतुलन आजकल बिगड़ा हुआ है। चलिए, बंगाल में जो हालात ममता के खिलाफ बनते जा रहे हैं, उससे कितनी बड़ी चुनौतियां आने वाले चुनावों में? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये जो हालात बने हैं, ये किसी और ने नहीं बनाए हैं, ये खुद ममता बनर्जी ने बनाए हैं। जब 5 अप्रैल को ये कानून लागू हुआ तो ममता बनर्जी माइक लेके कहती हैं कि भाई मुझे गोली मार दो तब भी मैं इसे लागू। अरे तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम ये कानून को लागू नहीं होने दो। जब सीए बना था कानून, तब भी इन्होंने कहा था कि हम लागू नहीं होने देंगे। आप कर पाए? नहीं कर सकते आप। भाई, संविधान के द्वारा, ये जो संसद द्वारा जो कानून पास हुआ है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पास हुआ है, वो आप में के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है कि आप उसको रोक सको। भाई, अनुच्छेद 246 है, उसमें 3 सूचियां हैं कि भाई संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है। अब ये जो वक्फ है, ये संवर्ती सूची में आता है। तो अगर ममता बनर्जी कितना भी छटपटा ले, लेकिन अगर वो इसके खिलाफ कानून भी बना ले जो केंद्र सरकार ने बनाया, तो उसके अगर वक्फ के लिए वो अलग से कानून भी बना ले, लेकिन मान्य जो केंद्र ने बनाया है जो कानून, वही कानून मान्य होगा। तो ममता बनर्जी के पास जब ये औकात ही नहीं थी तो उन्होंने इतना आगे बढ़कर बोला क्यों? और जब उन्होंने आगे ये बढ़कर बोला तो वहां के जो मुस्लिम थे वो भड़के। तो ये सारा जो कुचक्र रचा हुआ, ये खुद ममता बनर्जी का रचा हुआ, इसमें कोई और दोषी नहीं है। भले वो अब डर रही हैं क्योंकि अब अगले साल चुनाव है। एक हिंदू विरोधी वाली जो छवि है वो छवि उनकी बन चुकी है। वो छवि उनकी सिर्फ इससे नहीं, उससे पहले भी कभी रामनवमी का जुलूस हो तो कभी किस तरह के ईद की बात हो या इस तरह के, वो ऐसी छवि अपनी बनाती चली आई है। तो एक बात ये भी सही है जो राजीव जी ने कहा कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके अलावा जो ये सारी चीजें जो हो गई हैं, तो ममता बनर्जी का लगभग मतलब मान के चलिए कि 26 में जाना तय हो चुका है। चलिए, बंगाल से उनकी विदाई तय मानी जा रही है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से बंगाल तक विपक्ष का हाल बेहाल है। मुसलमानों की सियासत करना ममता को भारी पड़ रहा है, तो कांग्रेस नेशनल हेराल्ड और ईडी के एक्शन से बैकफुट पर है। इधर वक्फ के नाम पर हजारों करोड़ों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे मौलानाओं को भी अपनी दुकानें बंद होने का खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए ये लोग मोदी विरोध पर उतर आए हैं। लेकिन दिल्ली में मौलानाओं का विरोध प्रदर्शन की आड़ में अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश की गई थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।